जी देखिए, अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझे घर नहीं चाहिए, छत नहीं चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। जो फिलहाल जो राजनीतिक माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, क्या कैंपस में भी उसका असर आप देख रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर जो होता है, हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोले या फिर असेंबली इलेक्शन, कुछ भी इलेक्शंस में, चुनाव में, वो एक दिन का बात होता है। इसके बाद जनता का जो बात है, उसका जो आवाज़ है, वो कभी दिख नहीं जाता। जैसा कि बीजेपी का नेचर है, वो तो ऐसा वो करेगी, लेकिन एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ द स्टेट मुझे ये लगता है कि हमको एज अ यूनाइटेड फ्रंट उसका मुकाबला करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि कैसे जेएनयू में कई छात्रों के ऊपर अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। उमर खालिद को तो बाकायदा जेल में भेज दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि डिसेंट जो कि एक नॉर्मल होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में, अभी डिसेंट खतरे में है? कुछ दिन पहले ही हम देखे थे कि शंभूलाल रेगाड़ ने अफराजुल को मार दिया था, उसको टिकट मिल गया था। तो इसको लेकर अगर हम बोलने जाएंगे तो हमको जेल में भेज देगा। मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट में आ गई तो डिसेंट पे जो क्रैकडाउन हो रहा है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। मुझे मालूम है आप सबको इस यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जेएनयू, एएमयू, जामिया और जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ ही इस तरह की यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने पहला पॉलिटिकल ऑपोजिशन दिया नरेंद्र मोदी सरकार को। यानी छात्रों ने एक बड़ा पॉलिटिकल ऑपोजिशन तैयार किया, वो भी सत्ता में आने के लगभग 1 साल के आसपास ही। जादवपुर यूनिवर्सिटी का पूरा इतिहास, जो इनकी लेगेसी है, विरासत है, वो इसी तरह की है कि यहाँ पर विचारों का मंथन होता है। यहाँ तमाम तरह के विचार पनपते हैं, उनके बीच आपस में बहस होती है और सबको रहने की इजाज़त होती है। और ये भी कहा जाता है कि जादवपुर जैसे जो विश्वविद्यालय हैं वो पश्चिम बंगाल जैसा जो कल्चर है उसी में पनप सकता था, जहाँ बहस का पूरी अपनी एक संस्कृति है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक ज़्यादातर जो लेफ़्ट और सेंटरिस्ट पॉलिटिक्स है, जो मध्यमार्गी और वाम जो राजनीति है, वामपंथी राजनीति है, उसके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल रहा है। लेकिन पहली बार एक तरह से जो सर्ज देखा जा रहा है, जो उफान देखा जा रहा है दक्षिणपंथी राजनीति का, भगवा राजनीति का, उसके क्या मायने हैं। यहाँ जाहिर है इन छात्रों से हम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कौन चुनाव जीत रहा है या हार रहा है, लेकिन फिर भी जितनी भी सीटें मिलती हैं भाजपा को, या हो सकता है कि वो सरकार बना ही लें, हमें कुछ नहीं मालूम। अभी 2 मई में बहुत दिन बाकी हैं। ऐसे में इस राजनीति के आने से क्या कुछ यहाँ पर बदल जाएगा? आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो पूरा कैंपस है ये, या पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति की जो विरासत रही है, जो इतिहास है, वो बहुत प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील जो पॉलिटिक्स है उसके लिए जानी जाती है। लेकिन अब की बार एक ऐसी पार्टी है जो धर्म की राजनीति करना चाहती है और वो मैदान में है, वो बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। इसको पश्चिम बंगाल और उनके छात्र, आप जैसे लोग, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले बात तो यह है कि नादिया जैसे बोल रहा था कि आप पहले जो क्वेश्चन पूछे थे कि क्या चेंजेस दिख रहा है, तो वो चेंजेस जो मैक्सिमम केस में क्या होता था 2014 के पहले, हम लोग जो अखिल ने बोला कि इतना डिज़ास्टर्स कुछ इंसिडेंट नहीं देखे थे, तो कैंपस में भी इसका असर पड़ता है। कैंपस में बहुत सारा असर पड़ता है, क्योंकि हम सोचते हैं, हमको पता है कि स्टूडेंट्स लोग फ्यूचर का मतलब सिटीजन्स हैं। तो अभी स्टूडेंट्स लोग जो सोचेगा, जो मतलब सोच रहा है अभी, तो इंसिडेंट्स का इफेक्ट भी उन लोगों के ऊपर पड़ता है। तो अभी राजनीति का जो चेंज बस शिफ्ट हो रहा है अभी, मतलब पश्चिम बंगाल में, तो इसके जो बुरा असर है, मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, धर्म के नाम पे लोग को मारा जा रहा है, हर जगह पे रेप हो रहा है तो उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, ऐसा बहुत जो चीज़ हो रहा है ना, इसका अगेंस्ट में हम लोग का जादवपुर कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स है, जो बड़ा सा पोर्शन है स्टूडेंट का, वो डिसेंट शो करता है। और ये हमको लगता है कि हम लोगों को और भी पश्चिम बंगाल में जितना भी कॉलेजेस हैं, सब स्टूडेंट्स को इकट्ठा होकर इसके अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। यही लगता है। डिसेंट की बात की, और डिसेंट को जो है वो कई मायनों में कई बार देशद्रोह बताया गया कि राजद्रोह है ये। अगर आप असहमति रखते हैं, डिसएग्रीमेंट रखते हैं, तो आप लोगों पर मुकदमे चले हैं बाकायदा। हम देख रहे हैं कि कैसे जेएनयू में कई छात्रों के ऊपर अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। उमर खालिद को तो बाकायदा जेल में भेज दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि डिसेंट जो कि एक नॉर्मल होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में, अभी डिसेंट खतरे में है? हाँ, खतरे में तो है। देखिए, एक चीज़ है, एक कुछ दिन पहले ही हम देखे थे कि शंभूलाल रेगाड़ ने अफराजुल को मार दिया था, उसको टिकट मिल गया था। तो इसको लेकर अगर हम बोलने जाएंगे तो हमको जेल में भेज देगा। यही तो हो रहा है, हर पूरा देश में यही हो रहा है।
तो डिसेंट का मतलब ये डिजास्ट्रस भी है देश के लिए। अगर एक गणतंत्र में अगर डिसेंट नहीं रहेगा तो वो गणतंत्र ही नहीं है, वो तो एक डिक्टेटरशिप है, एक फैसिस्ट स्टेट है। गणतंत्र ही तो नहीं है ये, डिसेंट तो इसको तो सप्रेस किया जाए। तंत्र जो है उसकी आत्मा है कि डिसेंट और असहमति का अधिकार। लेकिन अब जैसे अभी तक ये बताया गया कि भाई कुछ राज्य ऐसे हैं, यहाँ पर अगर देखें पूर्व में तो पश्चिम बंगाल था, या फिर उधर देखें साउथ में तो केरल को जो है वो खासकर ये बताया जाता है कि भाई एक तरह से वाम दलों का एक गढ़ है। यानी कि टीएमसी यहाँ 10 साल सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक फ्री थिंकिंग सोसाइटी का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो पश्चिम बंगाल से बहुत ज़्यादा अलग नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि ये जो आइडियाज़ हैं, डेमोक्रेसी, फ्री थिंकिंग आइडियाज़, इक्वालिटी, फेयरनेस, आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है ये ख़तरे में है? जी देखिए, मुझे जो लगता है टीएमसी एज अ पार्टी कुछ वो जो ढांचा था फ्री थिंकिंग का हमारे स्टेट में उसको हिला नहीं पाई है। लेकिन 2014 के बाद जो बीजेपी का ऑनस्लॉट हुआ है हमारे स्टेट में, तो उससे काफ़ी खतरे में ये मतलब हम समय समय में देख रहे हैं कि जो फ्री थिंकिंग एटीट्यूड है जो बंगाल का रहा है कि देश में कोई परिवर्तन लाना होगा मतलब अपने सोचिए स्तर पे, तो वो जो स्तर है वो खतरे में है। तो अब जैसा कि बीजेपी का नेचर है वो तो ऐसा वो करेगी, लेकिन एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ द स्टेट मुझे ये लगता है कि हमको एज अ यूनाइटेड फ्रंट उसका मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर युवाओं का एक बड़ा वर्ग जो ये समझता है कि भाई विकास के आगे उसे मंदिर चाहिए, विकास के आगे उसे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स चाहिए, या भगवा राजनीति अगर उसे आकर्षित कर रही है, तो इससे बंगाल या केरल या वो राज्य जो अभी तक नहीं उसकी लपेट में आए हैं वो कितना बच सकते हैं? क्या जो काउंटर पॉलिटिक्स है, जो उसका एक काउंटर विचार है, क्योंकि कहा ही जाता है कि एक डेमोक्रेसी या किसी भी सभ्य समाज में एक विचार का जो जवाब है वो उससे बेहतर विचार है। तो बेहतर विचार, ये जो फ्री सोसाइटी है, फ्री थिंकिंग सोसाइटी, उसका बेहतर विचार क्या है? जी देखिए, अगर कोई ये बोल रहा है कि मुझे घर नहीं चाहिए, छत नहीं चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। ये एक लंबी ऑर्गेनाइज्ड जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आरएसएस ने अपना ग्राउंड वर्क जो किया है सालों से, उसका एक नतीजा है। बीते दिन हम ये भी देखे हैं कि बंगाल में आरएसएस के शाखाएं बढ़ रहे हैं, और इन लोगों का जो ग्राउंड वर्क है वो एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल प्लेन पे स्ट्राइक करता है। और अगर कुछ दिन पहले जो कॉफ़ी हाउस पे अटैक किया हुआ, उससे हमें ये पता चलता है कि वो अभी जो कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से आरएसएस, बीजेपी, मेजरली आरएसएस, वो है कि बंगाल का जो सोशल फैब्रिक है उस पे अटैक किया जाए। लोग जैसे सोच रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस इन द वोट, वो जो सोशल फैब्रिक है बंगाल का, आने वाले कुछ 5-10 सालों के लिए वो सोशल फैब्रिक को बदलने की कोशिश करेगा, ताकि बंगाल का जो डेमोग्राफी है वो जैसे सोचता है उसको वो चेंज कर पाए कुछ हद तक। क्योंकि देखा जाए एक तरीके से कि जो कल्चरल मूवमेंट है राइट विंग का, वो जो देश का प्रेजेंट सोच है उसको काफ़ी हद तक बदल चुका है, और उसके अगेंस्ट अगर हम लोगों को खड़ा होना है तो पहली बात आपने जैसे कहा, एक काउंटर नैरेटिव होना चाहिए, एक काउंटर आइडियोलॉजी होना चाहिए। उस संदर्भ में मैं किसान आंदोलन के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि लोग सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, वो उससे आगे बढ़ के रिकग्नाइजिंग द गवर्नमेंट एज अ मीडिएटर, वो अडानी अंबानी के बारे में बोल रहे हैं कि असली दुश्मन एक सर्टेन प्लेन पे वो है। तो वो आंदोलन अगर अपना जो जज्बा है या अपना जो सोच है वो अगर पूरे देश में फैला पाए, तो देश को एक आगे बढ़ने का एक तरीके से कहा जाए तो एक एब्सोल्यूट एक दिशा शायद दे सकता है वो आंदोलन। यहाँ पर समझ लीजिए अभी जो हालत है, ऐसा बात नहीं कि ये मिट्टी जो जहाँ पर हम बैठे हैं ना, ये एक फ्रीडम फाइटिंग का मिट्टी है। यहाँ पर समझ लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब था तब वो आवाज़ उठाए थे कि ये समझ लीजिए रेल, बैंक, एयरपोर्ट जो है इसको जातीयकरण किया जाए, इसको नेशनलाइज्ड किया जाए। पर यहाँ पर आप देखिए, ये जब बीजेपी जिसको लेके इतना देर से बात हो रहा है, ये जब पावर में नहीं था तब वो इसके अगेंस्ट में ही आवाज़ उठा के बोलते थे। वो
ये जो डिमोनेटाइजेशन, जब वो जीएसटी के खिलाफ में बोलते थे, वो मतलब जितना जितना बात है इसके खिलाफ में बोलते थे, पर जब आया पावर में वो सबसे पहले वो काम ही किया है। पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बंगाल के मिट्टी में ये हवा ये कभी आ नहीं पाएगा। वो जितने भी कोशिश कर ले, इस मिट्टी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, खुदीराम बोस, प्रीतिलता वाद्देदार, मातंगिनी हाजरा का मिट्टी है। यहाँ पर ये करना नामुमकिन सिर्फ नहीं, ये जितने बार वो करते आएंगे तब तब बंगाल का सिर्फ स्टूडेंट्स लोग नहीं, पूरे बंगाल के लोग, इसके अंदर में जो लोग यहाँ पर समझ लीजिए एक चाय का दुकान देते हैं, या फिर कोई समझ लीजिए जो लेबर का काम करते हैं, समझ लीजिए जो खेती बाड़ी करते हैं, ये सारे लोगों के अंदर में ये है, ये उसके अंदर में ही यहाँ पर रविंद्र संगीत सुनते हैं लोग, यहाँ पर रविंद्रनाथ को लोग महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक बात बोलने की चीज़ नहीं है। यहाँ पर कहीं आकर हम लोगों ने आकर वो मोदी या फिर कोई भी आकर रविंद्रनाथ ठाकुर के गले पर माला लगा दिया, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गले में माला लगा दिया, या फिर खुदीराम बोस के गले में माला लगा दिया, और वो उसका आइडियोलॉजी के मतलब ये लोग अगर जिंदा रहते तो ये एकदम 180 डिग्री इसके अपोजिट में बात बोल के गए हैं। और बंगाल का लोग जो है, इसका ज़मीन जो है, इसका मिट्टी जो है, ये लोग सारे दिन हर एक समय इसके अगेंस्ट में ही इसका ओरिजिन है। जो पश्चिम बंगाल एक तरह से एक गढ़ माना जाता रहा एक प्रगतिशील राजनीति के लिए, मैंने कहा कि एक बेहतर भारत के सपने के लिए, आप ये बताइए कि कई बार ये कहा जाता है कि भारत तो एक धार्मिक देश था ही, और जो ये सेक्युलर डेमोक्रेसी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, ये बहुत ही ऊपरी सतह पर सुपरफिशियल तरीके से किया गया, और यही असली भारत है जो भी हम देख रहे हैं, जो भाजपा आरएसएस की पॉलिटिक्स है। और इसलिए बहुत नेचुरली लोग अपने जैसे नेता को चुन रहे हैं, अपनी जैसी पार्टी को चुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये हमारे लिए अनरियलिस्टिक था जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम प्रोविजंस, लिबरल, सेक्युलर, डेमोक्रेसी, बड़े बड़े शब्द हमने ऐड किए? देखिए, भारत तो सेकुलर कंट्री था पहले से ही, ठीक है। भारत में धर्म का प्रैक्टिस करते हैं जिनका जो बिलीफ है, लेकिन राजनीति में धर्म का इतना पेनिट्रेशन, ठीक है, बीजेपी जिस तरह से कर रहा है कोई पार्टी मतलब इससे पहले कभी किया नहीं। मतलब एक एग्जांपल अगर दे, ठीक है, कि मतलब धर्म, एक अलग धर्म, एक पर्टिकुलर धर्म के मतलब वो बिलोंग करता है, इसीलिए उसको मार दिया जाता है। वो भी मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई पैसा दिया, सुपारी दिया, ऐसा नहीं है। मतलब एक आइडियोलॉजी वो ऐसे फ्लोट करा रहा है, किसी को बताना भी नहीं पड़ रहा है। एक अलग मतलब एक पर्टिकुलर धर्म के होने के कारण उसको मार के वीडियो बना दे रहा है, और बीजेपी उस कैंडिडेट मतलब जो मार रहा है उस बंदे को, ठीक है, उसको मतलब इलेक्शन में टिकट दे रहा है, ठीक है। ये तो किया है बीजेपी, मतलब ऑल इंडिया किया है, बंगाल में भी इसका असर दिख रहा है। तो इसका कारण हो सकता है कि मतलब उल्टा तरफ कोई ड्रीम अभी किसी ने दिखाया नहीं। मतलब ग्राउंड लेवल पे जो मतलब राइट विंग पॉलिटिक्स बा आरएसएस बीजेपी का जो आइडियोलॉजी जो जिस तरह स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उसका काउंटर जो आइडियोलॉजीज है उसका ग्राउंड पे उतना मतलब जो लोग है उसका कोई मतलब प्रोपागेट नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन जो इसमें एक भी और भी ज़्यादा अहम बात है कि इसको बहुत ज़्यादा इस बहस का सरलीकरण कर दिया जाता है, जैसे ओवर सिंप्लीफिकेशन, कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की डिबेट है। इसमें ये बताने की गुंजाइश नहीं रखी जाती कि ये हिंदू मुस्लिम के अलावा ये अमीर गरीब की भी लड़ाई है, ये क्लास वॉर भी है, जिसमें गरीब आदमी बेहद गरीब हो रहा है। भारत की जो असेट्स हैं, जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, उन तक का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बैंक से लेकर एयरपोर्ट से लेकर माइंस और तमाम चीज़ें बेची जा रही हैं, हवा, पानी, बिजली सब बिक रहा है। तो आपको लगता है कि जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो उसके साथ साथ जो ये क्लास इफ़ेक्ट है इसको भी समझाना ज़रूरी है कि ये लड़ाई ऊपरी सतह पर लगता है कि ये धर्म की लड़ाई है, लेकिन दरअसल है ये आर्थिक लड़ाई। आप Yes, so the thing is the last word always exists irrespective of what happens between the religions. The rich are getting richer and the poor are facing the consequences of it. Like recently there was a report that Adani has amassed the massive amounts of wealth in this pandemic, but what's happening here is that they are exploiting the poor class. So I think whichever government comes, they should address this issue.
irrespective of their ideologies and all. मैं वापस जो है वो डिसेंट की तरफ लौटना चाहती हूँ कि जो असहमति का अधिकार है एक लोकतंत्र में, और मैंने कहा कि सबसे पहले जो डिसेंट को हमारे सामने रखा, ख़ासकर 2014 के बाद की पॉलिटिक्स ने, उसमें कैंपसेस सबसे ज़्यादा शामिल थे। आप बताइए नादिया कि किस तरह से आप इसको देखना चाहेंगी, कि क्या आपको लगता है कि चेंज ऑफ गार्ड से अगर एडमिनिस्ट्रेशन बदलता है तो क्या नए माहौल में किस तरह से जीना होगा, किस तरह से वैल्यूज़ बदलेंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं क्या आखिर? देखिए, पहले तो जो आप डिसेंट के बारे में पूछ रही थी उसको आंसर करना चाहूँगी। बात ये है कि हम लोग, स्पेशली हमारी जो कैंपस है, हम लोग हिस्टोरिकली ऐसे देखें कि जो भी सरकार आया है वो लोग एंटी स्टूडेंट कोई ना कोई पॉलिसी ले चुके हैं, और इसके अगेंस्ट हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो लोग मतलब बहुत स्ट्रांगली आवाज़ उठाई है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2005 में, 2010 में, 2014 में जो सरकार थे उनके अगेंस्ट मूवमेंट हुए हैं। लेकिन आफ्टर 2014 ये हम लोग देख चुके हैं कि 2016 में ऐसा हुआ था कि हम लोग जब JNU में, जब कन्हैया कुमार, जब उमर खालिद के अगेंस्ट ये सब चार्जेस लगाए जा रहे थे, तो हम लोग सॉलिडारिटी में एक रैली निकाले थे, तो तब हमारे ऊपर भी एक वो एंटी नेशनल का टैग आ गया था। फिर एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी मैं कि 2019 में हमारे कैंपस में जो बाबुल सुप्रियो मिनिस्टर हैं वो आए थे, और ऐसा हिस्टोरिकली हुआ है कि जो भी ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आया है, स्टूडेंट्स फॉर वेरियस रीजंस, अगर उनके साथ कोई डेमोक्रेटिक डिस्प्यूट है या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, ब्लैक फ्लैग्स दिखाते हैं एट्सेट्रा। लेकिन हम लोग एक ही बार देखे हैं हिस्टोरिकली कि जब बाबुल सुप्रियो आए थे तो स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिकली पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ था कि शाम तक हमारी जो गेट है, गेट नंबर 4, वो बंद कर चुकी गई थी। बाहर से गुंडे को बुला के हमारा जो यूनियन रूम है वैंडलाइज किया गया था, आग वाग लगाए गए थे, तो बहुत ख़राब सिचुएशन हो सका था। और ये तो ऐसे ही है कि वो बस एक मिनिस्टर आए थे जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हैं भी नहीं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट में आ गई तो डिसेंट पे जो क्रैकडाउन हो रहा है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन ये भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि स्टूडेंट्स तो रेजिस्ट करते रहेंगे। अरे आपका तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग विचार यहाँ लोगों के, कुछ लोगों के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसा उन्होंने कहा कि फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक सोसाइटी के या एक स्टेट के या एक सभ्यता के वो ज़्यादा मायने रखते हैं। बताया जा रहा है कि कितने बड़े बड़े महापुरुषों की ये धरती है। खैर, इलेक्शन के नतीजे तो अपने आप जब आएंगे तब आपके सामने होंगे, लेकिन साफ तौर पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि एक आइडियोलॉजी को लेकर एक जो रेजिस्टेंस है वो कैंपस में देखने को मिल रहा है।